All right, kids, assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed our chapter number 5 of our A2 syllabus, leadership. हमने लास्ट क्लास में लीडरशिप का चैप्टर वाइंड अप किया, इमोशनल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड किया, मैकग्रेगर की थ्योरी ऑफ लीडरशिप को अंडरस्टैंड किया, डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ लीडरशिप को अंडरस्टैंड किया। हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग थ्योरीज लीडरशिप की अंडरस्टैंड की। आज हमें अपने सिलेबस का चैप्टर 6 और इस सेक्शन का सेक्शन 2 का आखिरी चैप्टर स्टार्ट करना है। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, चैप्टर 6, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये दिस चैप्टर is one of those chapter that comes from AS level। ये उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर है जो एएस लेवल से कैरी फॉरवर्ड होता है, जिसका ठीक ठाक कंटेंट हम एएस लेवल पे पढ़ते हैं। जो एक्सेलरेटेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया है कि हमने हार्डली फ्यू वीक्स बैक एचआर का चैप्टर कंप्लीट किया था, और जो A2 सिर्फ स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस बारे में आइडिया जरूर है कि दे हैव स्टडीड HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, थॉरोली एट एएस लेवल्स। जरा एक ओवरव्यू लेते हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू के एएस लेवल में जब हम डिस्कशन करते हैं एचआर का, तो हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे होते हैं। एचआर एट एएस लेवल, हम एएस लेवल में क्या पढ़ रहे होते हैं एचआरएम में। तो एएस लेवल पे हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द वर्क फोर्स, मैनेजिंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर उसमें हम ये पढ़ते हैं व्हाई एचआरएम इज नीडेड। सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं व्हाट इज एचआरएम, फिर हम पढ़ते हैं व्हाई एचआरएम इज नीडेड, फिर हम पढ़ते हैं डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ HRM, जिसमें हम पढ़ते हैं वर्कफोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में इंटरनल एक्सटर्नल वो दोनों आ जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिक्रूटमेंट में ही पूरा प्रोसेस, सिलेक्शन एंड हायरिंग तक, राइट। फिर हम पढ़ते हैं ट्रेनिंग्स, तो ऑन द इंडक्शन ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ट्रेनिंग के साथ हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट, के ट्रेनिंग स्किल से रिलेटेड होती है, डेवलपमेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड होती है। फिर हम पढ़ते हैं मोरल एंड वेलफेयर, राइट। फिर हम पढ़ते हैं इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, कि वर्कफोर्स में इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी होनी चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं रिडंडेंसी, डिसमिसल, फेयर डिसमिसल, अनफेयर डिसमिसल, वॉलेंट्री रिडंडेंसीज, हाँ, रिडंडेंसीज एंड रिटायरमेंट्स, अनफेयर डिसमिसल, और उसके बाद ट्रेड यूनियन। तो हम ये सब कुछ एएस लेवल पे पढ़ते हैं। तो ये सब एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे पास A2 में, वो कंटेंट पूरा एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता है। और उसके बाद आगे यहां पे जो HR कंटिन्यू होता है वो मैनेजमेंट साइड और स्ट्रेटजीज से रिगार्डिंग होता है। तो A2 में जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स स्टार्ट होता है, सर वो स्टार्ट होता है HR की स्ट्रैटेजीज से रिगार्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज, कि सर वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, कैसी स्ट्रैटेजीज हैं जो एक बिजनेस एडॉप्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हुए। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका दोबारा एक दफा ओपन करेंगे हम। सर HR बहुत ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 40, 45, 50, 55, 60 ईयर्स
पुराना कॉन्सेप्ट होगा। इससे पहले वर्कफोर्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। ये बात हम एएस लेवल पे मोटिवेशन में भी पढ़ते हैं। मोटिवेशनल थ्योरीज में हमें ये बात नजर आती है कि एफ टेलर डिडंट रिगार्डेड एम्प्लॉइज एज ह्यूमन। वो तो एक ही बात की कि इंसान पैसे से मोटिवेट होता है, तो उन्होंने तो वर्कर्स को मशीन बना दिया। अब्राहम मैस्लो ने जो हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स दी, तो उसमें भी उन्होंने वर्कफोर्स की वेलफेयर और इन पे कोई खास बात नहीं की। ठीक है ना? ये तो थैंक्स टू एल्टन मायो एंड दैट हर्जबर्ग्स टू फैक्टर्स थ्योरी, फिर मैक्लेलन की मोटिवेशनल नीड्स। ये वो लोग थे जिन्होंने वर्कर्स की नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन पे बात की। यार ये इंसान है, इनके आपस का रिलेशन, सोशल फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज की नॉन फाइनेंशियल नीड्स, वर्क लाइफ बैलेंस, सोशल रिक्वायरमेंट्स, द बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द टीम्स, उनको अहमियत देना शुरू की। उसकी वजह से एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट बना जिसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं। ओवर टाइम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए दुनिया में अलग अलग किस्म की स्ट्रैटेजीज सामने आई, बनाई गई। कुछ कभी काम की, कुछ कभी काम की। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में दो टू मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज स्ट्रैटेजीज, totally opposite of each other. They are: number one, hard HRM, hard HRM, and soft HRM. बहुत सारी एचआर की स्ट्रैटेजीज में से ये दो दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रैटेजीज हैं, बोथ 180 डिग्री पोल्स अपार्ट। ये दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। वन इज हार्ड HRM, नाम से पता चल रहा है यहां सख्ती है। सख्ती नॉट इन अ सेंस के ये स्ट्रिक्ट है, वो सॉफ्ट HRM है, वहां लिबर्टी है। नॉट एग्जैक्टली। हार्ड HRM, आगे थ्योरी है पूरी पढ़ेंगे। हार्ड HRM मेनली फोकसेस एम्प्लॉय एज अ शॉर्ट टर्म रिसोर्स। हार्ड HRM का जो मेन मकसद है वो ये है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जहां ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्कफोर्स को, अपने एम्प्लॉयज को शॉर्ट टर्म रिसोर्स कंसिडर करती है। शॉर्ट टर्म कि ये हमारे साथ आज है, कल नहीं होगा, कल होगा तो परसों नहीं होगा, इस हफ्ते है तो अगले हफ्ते नहीं है, इस महीने है तो अगले महीने नहीं है, इस साल है तो अगले साल नहीं है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म अप्रोच, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, शॉर्ट टर्म फोकस। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन वर्कर से ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं होती।
हार्ड एचआरएम। वापस आ गए सख्ती की तरफ। हाँ बिल्कुल ठीक, सख्ती है यहां, क्योंकि ये वर्कर्स शॉर्ट टर्म है। आज हैं कल नहीं है, कल दूसरे होंगे, परसों कोई और होंगे। तो इनसे इमोशनल अटैचमेंट की जरूरत नहीं है भाई, बल्कि स्ट्रिक्टनेस, क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लियर गाइडलाइंस के थ्रू इनसे काम कराओ और कॉस्ट लो रखो। शॉर्ट टर्म फोकस, कॉस्ट कम से कम, इनकी कम से कम ग्रूमिंग करो, कम से कम ट्रेनिंग करो, कम से कम इन पे खर्च करो। ये आए, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फॉलो करें, क्लियर गाइडलाइंस हो, ये आए बेहतरीन काम करें जाएं। वापस नहीं आएंगे तो कोई और काम करेगा। हार्ड एचआर है। इसके कंट्रास्ट टोटली ऑपोजिट, सॉफ्ट एचआरएम। दिस स्ट्रैटेजी, सॉफ्ट एचआरएम स्ट्रैटेजी, ये वर्कर्स को, वर्कफोर्स को ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म रिसोर्स कंसिडर करते हैं। लॉन्ग टर्म रिसोर्स, कि ये आज हमारे साथ जो आए हैं वर्कर्स, ये जो आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स मौजूद हैं, ये हमारे साथ लंबा चलेंगे, लंबा चलेंगे। तो इनके लंबा चलने के लिए ये बात जरूरी है कि ये ओवर टाइम डेवलप हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जाए इनकी, मोर स्किल्ड हो, बेटर इन स्किल्स हो ये कल के मुकाबले आज, और आज के मुकाबले कल उससे ज्यादा स्किल्ड हो। तो इनकी ट्रेनिंग्स भी कराई जाए। और क्योंकि हमारा इनसे लॉन्ग टर्म ताल्लुक बनने जा रहा है या बनेगा, या हमें लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है, तो इनसे इमोशनल अटैचमेंट भी होगी। और इनसे कॉस्ट कटिंग का हमें मकसद पूरा नहीं करना, बल्कि इनसे इनकी बेटर यूटिलाइजेशन करनी है। इनसे इमोशनल अटैचमेंट के थ्रू काम लेना है। अब आप देखो, हार्ड एचआरएम में डंडे के जोर पे क्लियर गाइडलाइंस, क्लियर रूल्स, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस के थ्रू काम लिया जा रहा था। यहां जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि इमोशनल अटैचमेंट से काम लिया जाएगा। वहां शॉर्ट टर्म था तो रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, यहां लॉन्ग टर्म फोकस है। रिलेशन बनाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, बगैर रिलेशन के चलेंगे कैसे? पॉसिबिलिटी नहीं है ना बॉस, बगैर इमोशंस अटैच किए हम चल सके, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इमोशंस बनाने पड़ेंगे और वर्कर्स को भी इमोशंस बनाने पड़ेंगे रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म चला जा सके। और क्योंकि हार्ड एचआरएम में फोकस था कॉस्ट कटिंग, फोकस था कॉस्ट कटिंग, तो बोला आओ काम करो जाओ, एफिशिएंटली आपको हम यूटिलाइज करेंगे शॉर्ट टर्म में। यहां फोकस शॉर्ट टर्म वो नहीं है कॉस्ट कटिंग, बल्कि यहां मैक्सिमम यूटिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट है। तो अब जरा पढ़ते हैं कि हार्ड एचआरएम क्या है, सॉफ्ट एचआरएम क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है। क्या फायदा है सर, कौन अप्लाई करता है हार्ड एचआरएम, सॉफ्ट एचआरएम कौन अप्लाई करता है? अगर हार्ड एचआरएम के इतने फायदे, तो फिर सॉफ्ट एचआरएम के क्या फायदे? और सॉफ्ट एचआरएम कौन अप्लाई करता होगा? सब चीजें सुकून से डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हार्ड एचआरएम इज एन अप्रोच टू मैनेजिंग स्टाफ that focuses on cutting costs, that focuses on cutting costs. इसके कंट्रास्ट, सॉफ्ट एचआरएम, an approach
to managing staff that focuses on developing staff. वहां कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है, यहां स्टाफ डेवलपमेंट की बात हो रही है। जैसे कि कॉस्ट कटिंग में होता है टेम्पररी एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफरिंग मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी बट विद मिनिमम ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग ना होने के बराबर है, हार्ड एचआर है। इसके कंट्रास्ट सॉफ्ट में वर्कर को डेवलप किया जाता है ताकि सो दैट दे रीच सेल्फ फुलफिलमेंट एंड आर मोटिवेटेड टू वर्क hard and stay with the business for long time. सवाल ये आ जाता है कि सर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हार्ड एचआरएम? क्या एडवांटेजेस है सर? ऐसे क्या एडवांटेजेस है हार्ड एचआरएम के? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हार्ड एचआरएम लीड्स टू लोअर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, and it also leads to effective communication. Very clear messages are given. वर्कर्स को बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी जाती हैं, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो गई, रिपीटेशन नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा किसी किस्म का। मैनेजमेंट बड़ा ऑर्डर में होता है हार्ड एचआरएम, ठीक है ना? तो सर जब हार्ड एचआरएम के अगर ये फायदे हैं, तो सॉफ्ट एचआरएम के क्या फायदे? भाई सॉफ्ट एचआरएम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सॉफ्ट एचआरएम में मैनेजमेंट का रिडंडेंसी कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि लेबर टर्नओवर कम होता है, कम लोग छोड़ के जा रहे होते हैं सॉफ्ट एचआरएम में, क्योंकि आपका फैक्शन होता है, इमोशन होता है, अटैचमेंट होती है वर्कफोर्स की ऑर्गेनाइजेशन से और ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स से। तो सॉफ्ट एचआरएम का एक बड़ा फायदा ये होता है कि आपको मैनेजीरियल इतने इश्यूज नहीं आते, क्योंकि वर्कफोर्स छोड़ के नहीं जा रही, तो ना आपको रिक्रूटमेंट्स मुस्तकिल करनी पड़ती है, ना रिडंडेंसीज आपकी मुस्तकिल होती हैं। हार्ड एचआरएम में तो हर वक्त आपको रिडंडेंसीज रिक्रूटमेंट, डिसमिसल रिक्रूटमेंट, लेबर टर्नओवर रिक्रूटमेंट, वहां ये प्रॉब्लम सॉफ्ट एचआरएम में। ये फायदा है सॉफ्ट एचआरएम का। एक और फायदा है कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है, लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है, क्योंकि वर्कर्स इतने स्किल्ड, ट्रेन्ड, डेवलप्ड हो जाते हैं, उनको आपने इतना स्किलफुल कर दिया होता है, इतनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप उनकी कर चुके होते हैं कि वो इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म में बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके लेकर आ रहे होते हैं। सवाल ये आ जाता है कि सर जब जब दोनों अप्रोचेस के एडवांटेजेस मौजूद हैं और ठीक ठाक एडवांटेजेस हैं, जब दोनों अप्रोचेस के एडवांटेजेस हैं और ठीक ठाक एडवांटेजेस हैं, तो सर दोनों में से बेटर कौन है? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, वंस अगेन एज ऑलवेज द आंसर इज डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि ऑर्गेनाइजेशन हार्ड एचआरएम स्ट्रैटेजी रखे या सॉफ्ट एचआरएम स्ट्रैटेजी रखे। सर इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन। कितने रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, ये भी डिपेंड करता है। द लेवल ऑफ रिसोर्सेज, किस लेवल के रिसोर्सेज है भाई ऑर्गेनाइजेशन के पास। द फाइनेंशियल सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं, सर 5 साल पहले जब कोविड आया, कोरोना, राइट, 2020 में जब कोविड आया, तो द एंटायर ग्लोब, द एंटायर वर्ल्ड, एक्चुअली इट शट डाउन। और इंटरनेशनल ट्रेड तो बहुत दूर की बात, सर नेशनल लोकल ट्रेड्स खत्म हो गई थी।
and that put bigger companies, large companies at a risk of survival. उस वक्त तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस सर्वाइवल के पॉइंट पर आ चुकी थी. Even those companies which actually very much cared for the workers, मजबूरी के तहत वो भी हार्ड एचआरएम पर आ गए थे. Organization started giving very clear guidelines, very strict guidelines. ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है. Not much freedom. ट्रेनिंग्स बंद. स्टाफ की कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बंद. अभी फिलहाल हमें अफेक्शन की नहीं, पैसे बचाने की जरूरत है. तो वो सिचुएशन चेंज हुई तो वो हार्ड एचआरएम पर आ गए. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हार्ड एचआरएम एंड सॉफ्ट एचआरएम बोथ हैविंग advantages and drawbacks. Highly depends on the situation, the type of the employees, the type of the organization, the type of the resources available, the level of the resources available, the financial economical situation around, कि वो ऑर्गेनाइजेशन हार्ड एचआरएम पे जाए या सॉफ्ट एचआरएम पे जाए. तो सॉफ्ट एचआरएम आज के दुनिया का एक बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी है सॉफ्ट एचआरएम. दुनिया भर में सॉफ्ट एचआरएम की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, यूजेज एडाप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है. मैनी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैव शिफ्टेड फ्रॉम हार्ड एचआरएम टू सॉफ्ट एचआरएम. इवन जब इवन जब वर्कफोर्स की डेवलपमेंट की बात आना शुरू हुई और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सामने आया, तो सर उस वक्त भी स्टाफ को इतना जो है स्टाफ की डेवलपमेंट पे इतनी बात नहीं होती थी. चलो ठीक है, सोशल फैक्टर्स पे बात की जा रही है, उनके वर्क लाइफ बैलेंस की बात की जा रही है, लेकिन सर उनकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया जाता था. ये तो चंद साल पहले की बात है, 20 25 30 साल पहले की बात है कि ऑर्गेनाइजेशंस इवेंचुअली रियलाइज कि हर साल, हर दफा, हर सीजन, हर उसमें वर्कर्स को चेंज करने से बेहतर है एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाया जाए वर्कफोर्स. सॉफ्ट एचआरएम. तो सर इसी तरह से हमारे पास जैसे ये हार्ड एचआरएम है, सॉफ्ट एचआरएम है, इसी तरह हमारे पास एक बहुत उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है, वेरी रैपिड डेवलप कॉन्सेप्ट राइट नाउ, जो जिसकी इंपॉर्टेंस आज के दौर में एंड स्पेशली विद द एवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के बूम के बाद हमारे पास एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एचआर स्ट्रैटेजी सामने आई, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स. फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स. अब नाम से ही पता चल रहा है, वो वर्कफोर्स जो फ्लेक्सिबल हो. एंड फ्लेक्सिबल इज समथिंग दैट कैन चेंज, राइट, दैट कैन चेंज. तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स वाली, जो कि आज के दौर में, रीसेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में, it has become one of the most important strategy of the world. पूरी दुनिया में फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी बहुत तेजी से पॉपुलर होती गई है और हो रही है, और इसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है. फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स में होता क्या है, बिजनेस प्लेस
लेस रिलायंस अपॉन परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉइज। जो ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, उन पर ऑर्गेनाइजेशन कम रिलाय करती है, उनकी तादाद कम होती है। फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फुल टाइम एम्प्लॉइज कम तादाद में रखती हैं। इसके मुकाबले दे मेक ग्रेटर यूज ऑफ अदर फॉर्म्स of employment such as part-time, temporary and 0 hours contract। ये बाकी फुल टाइम के अलावा वर्कर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब वो टेम्पररी एम्प्लॉयज हो सकते हैं, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हो सकते हैं, वो 0 hour कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हो सकते हैं। सर फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, सवाल ये आ जाता है स्टूडेंट्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि सर isn't it uh, irrational for the business to use flexible workforce? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा मैनेजरियल प्रेशर नहीं है, एक्स्ट्रा मैनेजरियल हैसल नहीं है? अंडरस्टैंड कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंटली, आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशंस बहुत शार्प हो चुकी हैं। दे ऑर्गेनाइजेशन, हम आगे एक वर्ड पढ़ेंगे लीन, हम आगे एक वर्ड पढ़ेंगे, सेक्शन 4 ऑपरेशंस में आएगा हमारे पास। आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशन बहुत लीन हो चुकी है। लीन मतलब वेरी लेस वेस्टेज, दैट मींस दे दे डोंट कैरी द बर्डन ऑफ वेस्टेज कॉस्ट। अब वो वेस्टेज आपके जहन में सिर्फ मटेरियल से रिगार्डिंग है, मैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी किस्म की वेस्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूं, चाहे वो लेबर ही क्यों ना हो। आज की ऑर्गेनाइजेशंस बहुत लीन हो चुकी हैं। अच्छा, लीन होने का उनके ऊपर ये प्रेशर भी है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कंपटीशन दैट हैज हैपेंड इन टुडेज वर्ल्ड। आज से पहले इतना कंपटीशन भी तो नहीं था। तो आज की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, इंडिया में हो, जापान में हो, चाइना में हो, मिडल ईस्ट में हो, यूरोप में हो या यूएस में हो, कहीं पे भी हो, कंट्रीज, किसी भी कंट्री में कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो सर, दे आर फेसिंग वेरी इंटेंस कंपटीशन इन टुडेज वर्ल्ड। तो दे देयरफॉर दे हैव टू बिकम लीन, दे हैव टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, और उसके लिए फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू अचीव लोअर कॉस्ट। फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, उन्होंने वर्कफोर्स को फ्लेक्सिबल कर दिया। दे कैन यूज दैट वर्कफोर्स एनी वे दे वांट। तो उसमें जब उनको जरूरत पड़ती है, यस दिस मे बी एन एक्स्ट्रा हैसल, बट बट द बेनिफिट दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन bring out from that additional hassle is far greater than the cost of managing extra workers। फॉर एग्जाम्पल, फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स में सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है, सबसे बड़ा एडवांटेज, कि ऑर्गेनाइजेशन डिमांड के हिसाब से पीक और ऑफ पीक के हिसाब से अपने वर्कफोर्स की नंबर को फ्लक्चुएट कर सकता है, अपने वर्कफोर्स के नंबर्स को फ्लक्चुएट कर सकता है। तो जब पीक मोमेंट आ रहा होगा, उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स की तादाद ज्यादा होगी, so that more customers can be catered in that time। जब पीक आ रहा है, ऑफ पीक में
ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की तादाद कम होगी, तो लेस वर्कर्स विल बी नीडेड टू मैनेज लेस कस्टमर्स, क्योंकि ऑफ पीक है. एट दैट मोमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कैरिंग burden of extra employees wages and salaries. आज के दौर में कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट एडवांटेज बहुत बड़ा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फिर दूसरा, फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स के होने से ऑर्गेनाइजेशन को यह भी चांस मिल जाता है कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयज के मुकाबले पार्ट टाइम से ज्यादा काम करवा लेते हैं. फ्लेक्सिबल, क्योंकि वर्कफोर्स फ्लेक्सिबल है, आप उनको एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक लिमिटेड सीजन के लिए बुला रहे हो, तो आप उनसे फुल टाइम के मुकाबले ज्यादा काम करवा लेते हैं. और फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स वैसे ही सस्ता पड़ता है. तो सर फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, ये नोट कीजिएगा. ये सब हमारे पास फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स के पार्ट बन जाते हैं. सर फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टेम्पररी वर्कर्स. एज द नेम as the name itself suggests that these workers are temporary. ये temporary हैं. employment contract that lasts for a specific time period. आप वर्कर को बुलाते हो, उनको जॉब देते हैं, लेकिन उनको बता देते हैं कि हमें 1 महीने के लिए आपकी सर्विसेज चाहिए, या 2 महीने के लिए चाहिए, 1 हफ्ते के लिए चाहिए, हमें 6 महीने के लिए आपकी सर्विसेज चाहिए. टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक टाइम है, परमानेंट वर्कर नहीं है. परमानेंट वर्कर को तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि जब तक हम आपको वैलिड रीजन से ना निकाले, या जब तक आप खुद छोड़ के ना जाओ, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट है. वो परमानेंट वर्कर होता है. ये टेम्पररी वर्कर, इसका एक लिमिटेड टाइम है. अब टाइम की लिमिट है, चाहे वो 1 साल ही क्यों ना हो सकता है किसी के लिए 1 साल लॉन्ग टर्म हो. एम्प्लॉयमेंट में 1 साल लॉन्ग टर्म नहीं है. एम्प्लॉयमेंट में 1 साल लॉन्ग टर्म नहीं है. अगर मुझे लेट सपोज मैं आपको टीचिंग इंडस्ट्री की बात कर लेता हूं ना. बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस हैं कराची के, सिर्फ ओ लेवल्स स्ट्रीम में नहीं, मैट्रिकुलेशन में भी, इंटरमीडिएट में भी, इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज टीचर्स को, लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को एक पर्टिकुलर सीजन के लिए हायर करते हैं. मुझे बुलाएंगे अगर लेट सपोज, तो हो सकता है ये बोलें कि सर ये वाला बैच आपने पढ़ाना है ये वाले साल का, अभी फिलहाल हम आपको इस पर्टिकुलर बैच का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं. वी आर नॉट वी मे नॉट ऑफर यू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको हम ये 1 साल का, ये इस एक बैच का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं. सो दैट मीन्स आई एम अ टेम्पररी वर्कर ओवर देयर. आई एम अ टेम्पररी वर्कर ओवर देयर. ये टेम्पररी वर्कर हुआ. इसी तरीके से टेम्पररी वर्कर्स की और एग्जाम्पल, ये तो मैंने आपको एक स्कूलिंग से रिलेटेड दे दी, टीचर से रिलेटेड. अंडरस्टैंड कीजिएगा, टेम्पररी वर्कर की आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं, जबरदस्त एग्जाम्पल, स्कूल से रिलेटेड दे देता हूं टेम्पररी वर्कर्स की एग्जाम्पल, फिर आपको और इंडस्ट्रीज की भी एग्जाम्पल दूंगा. जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छे खासे स्कूल में, एक अच्छे खासे स्कूलिंग सिस्टम में इंटरनल इनके एग्जामिनेशंस आ रहे हैं. वी ऑल नो एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर्स की जरूरत पड़ती है, राइट. स्कूल को हटा दो, ब्रिटिश काउंसिल की बात कर लो. ब्रिटिश काउंसिल को इन्विजिलेटर्स की जरूरत पड़ती है. सर ब्रिटिश काउंसिल डू नीड इन्विजिलेटर्स टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन अक्रॉस पाकिस्तान. तो सर ब्रिटिश काउंसिल के वो अपने खुद के एम्प्लॉयज थोड़ी होते हैं. ब्रिटिश काउंसिल ने अभी, अब ये दिसंबर आया, दिसंबर में
ये विंडो ओपन करेंगे। ब्रिटिश काउंसिल दिसंबर में विंडो ओपन करेगा फॉर ऑल दोज पीपल who wish to become invigilators in the British Council examination, जो इन्विजिलेट करना चाहते हैं। ब्रिटिश काउंसिल उनसे उनकी सीवीज मांगेगा, अगले महीने, एक आध, 1.5 महीने, 2 महीने में उनकी शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन हो जाएगी। ब्रिटिश काउंसिल स्पेसिफिकली उनको बता देगा, हम आपको इस टाइम से इस टाइम के लिए, इन डेज के लिए हायर कर रहे हैं, टेम्पररी वर्कर्स। आफ्टर दिस द एग्रीमेंट विल एंड। वो ब्रिटिश काउंसिल के परमानेंट वर्कर्स नहीं है। इसी तरीके से होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में वीकेंड पे टेम्पररी वर्कर्स आ जाते हैं। वीकेंड्स पे उनकी टेम्पररी वर्कर्स वर्कफोर्स आ जाती है, क्योंकि वीकेंड पे रश होता है तो उनको रिक्रूट कर लिया जाता है फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए। मंडे को उनको मना कर दिया जाता है, ऐसा आपकी जरूरत नहीं, हमने तो बता दिया था, हमें सिर्फ 3 दिन के लिए चाहिए, फ्राइडे सैटरडे संडे। इसी तरीके से अब ये होटल्स में, पूरी दुनिया में ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन बनेगा, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड पूरी दुनिया में वेकेशंस होती हैं। क्रिसमस का एक बहुत बड़ा हॉलिडे आता है पूरी दुनिया में। तो सर पूरी दुनिया में टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग बहुत बढ़ जाती है। तो होटलिंग इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, आमतौर पे उधर वर्कफोर्स की जरूरत पड़ जाती है। सो टेम्पररी वर्कर्स बहुत कमाल चीज है, लाजवाब चीज है। आज के दौर में इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब होता है पहले नहीं था ये टेम्पररी वर्कफोर्स, ये बोल तो रहा हूं, ये फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स अभी बिल्कुल रीसेंट दौर का कॉन्सेप्ट है। 10, 15, 20, 25 साल, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि उससे पहले दुनिया में इतना कंपटीशन ही नहीं था कि फर्म्स को एक दूसरे से compete करने में इश्यूज हो। आज तो कंपटीशन इतना है, if you are not good at something, you are going out. If you are not able to reduce and lower down your cost, bring down your cost, control your cost, you are going out of the market. बाहर होंगे आप। तो टेम्पररी वर्कर्स, एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। होटल वाले बोलेंगे हम आपको 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दी थी एएस में, जो एक्सेलरेटेड स्टूडेंट्स हैं। एएस के एचआरएम में हम एक चीज पढ़ते हैं, वर्कफोर्स प्लानिंग। और वर्कफोर्स प्लानिंग में मैंने आपको एग्जांपल दी थी बाकायदा हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज के एचआर डायरेक्टर की, कि जब मैं एचआर का सेमिनार अटेंड करने गया था, तो वहां हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज के एचआर डायरेक्टर ने हमें एक बात समझाई थी कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एचआर बहुत सीधा सा काम है, सिंपल सा काम है। लेकिन उन्होंने हमें यह समझाया था कि वो रमजान की तैयारी रमजान से 6 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो रमजान में क्योंकि ऑयल की और घी की डिमांड एबनॉर्मली बढ़ जाती है, 3, 4, 5x हो जाती है। तो सर सेल्स तो उस, जब डिमांड बढ़ रही है तो सेल्स भी बढ़नी चाहिए, लेकिन सेल्स तो उस वक्त बढ़ेगी ना जब हबीब ग्रुप बनाएगा इतने प्रोडक्ट्स। तो वो बता रहे थे कि भाई हम रमजान की ये प्रोडक्शन 2 महीने पहले, 3 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं। तैयारी 6 महीने पहले, प्रोडक्शन 1.5, 2 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो सर इतनी प्रोडक्शन के लिए एक्स्ट्रा वर्कर्स भी तो चाहिए, एक्स्ट्रा मशीन ऑपरेटर्स, एक्स्ट्रा वर्कर्स, एक्स्ट्रा ड्राइवर्स, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा फैक्ट्री मैनेजर। सब टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सब टेम्पररी वर्कर्स होते हैं। टेम्पररी वर्कर्स के अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स। पार्ट टाइम, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट इज फॉर लेस देन द नॉर्मल फुल वर्किंग टाइम। अब ये फुल आवर्स से कम होता है। कितना कम? बस कम है, फुल आवर्स जितना नहीं है। अब जैसे मैं आप लोगों को मिसाल दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, अंडरस्टैंड कीजिएगा,
पाकिस्तान में मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लूंगा। मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लूंगा। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। साउथ ईस्ट एशिया में हमारे पास जो फुल वर्किंग टाइम कंसिडर किया जाता है वो 9 to 5 एंड 6 days अ वीक कंसिडर किया जाता है। 9 to 5 एंड कहीं 5 days अ वीक, कहीं 6 days अ वीक। सर इसका मतलब है तकरीबन 45 to 54 hours ये फुल वर्किंग टाइम कंसिडर किया जाता है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है 9 to 5 का, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज, खास तौर पे जब हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज की या फिर अमेरिकन कंट्रीज की, अमेरिकन अमेरिका की नहीं, सिर्फ अमेरिका की नहीं, अमेरिकन कंट्रीज की, जिसमें हमारे पास अमेरिकन वो कॉन्टिनेंट्स की भी जो बाकी कंट्रीज हैं, जैसे अर्जेंटीना है हमारे पास, और कंबोडिया है हमारे पास, राइट, मैक्सिको है। तो अगर हम उन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर फुल टाइम के आवर्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से डिफाइंड होते हैं। जैसे यूके में 40 आवर्स इज फुल वर्किंग टाइम। 40 आवर्स, एक वर्कर हफ्ते के, वीक के 40 आवर्स काम करेगा तो वो फुल वर्किंग टाइम है। और बहुत दफा उनके पास लिबर्टी ये होती है, उन कंट्रीज में ये लिबर्टी होती है कि आप ये 40 घंटे 2 दिन में पूरे करो या 7 दिन में पूरे करो, ये आपके पास लिबर्टी है। लेकिन हम आपको 40 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ये कहलाता है फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट। फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट। अब अंडरस्टैंड करना इस बात को, एक कंट्री या एक इंडस्ट्री जहां 40 आवर्स फुल टाइम है, वहां अगर किसी को आप 35 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो वो पार्ट टाइम कंसिडर किया जाएगा। 30 आवर्स का देते हो तो वो पार्ट टाइम कंसिडर किया जाएगा। 3 आवर्स का देते हो तो वो पार्ट टाइम कंसिडर किया जाएगा। और दुनिया भर में पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स की बहुत धमाल है, बड़ी भरपूर डिमांड है पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स की, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज की। ये फुल टाइम के मुकाबले कम काम करते हैं, खास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज में, यूरोपियन साइड, ऑस्ट्रेलियन साइड, अमेरिकन साइड। एम्प्लॉयज जो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट से होते हैं, खास तौर पे वो स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ने तो स्टूडेंट्स के पार्ट टाइम को भी लिमिटेड किया हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, लाइक यूके। यूके में a student cannot a full time student is not permitted to work more than 20 hours। वो लीगल है, 20 घंटे लीगल है, और उसके अलावा ऊपर नहीं काम कर सकता। मैं लास्ट वीक फेसबुक पर एक पेज है कॉट इन द एक्ट, कभी उस पेज को सब्सक्राइब करके उनकी वीडियोस देखिएगा। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड बड़ा जबरदस्त। वो दुनिया भर में होने वाले डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कैंडल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज, मतलब आप उनको देख के, उनकी वीडियोस को देख के बहुत दफा आपको सीखने का मौका मिलता है, घर बैठे बैठे। ये काम आप जब तक बाहर नहीं हो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। तो कॉट इन द एक्ट में मैंने लास्ट वीक एक एपिसोड देखा कि जिसमें एक पाकिस्तानी स्टूडेंट फ्रॉम मुल्तान, वो यूके में यहां से गया स्टूडेंट वीजा पे, और वहां पे उसने उस यूनिवर्सिटी को, जिसने यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट वीजा उसे दिया, उसको उसने मना कर दिया कि जैसे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता अपनी एजुकेशन, और मैं नहीं पढ़ सकता, मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैंने फला इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है। और उसने उस इंस्टीट्यूट में दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया,
अपना जिस यूनिवर्सिटी ने उसका स्टूडेंट वीजा अलॉट करवाया था, या जिस स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का नाम लेके उसने स्टूडेंट वीजा खुद अलॉट किया था, वो जो भी प्रोसेस था उसकी डिटेल अवेलेबल नहीं थी वीडियो में। बहरहाल मुद्दा ये था कि उसने उस यूनिवर्सिटी, ओरिजिनल यूनिवर्सिटी जो सोर्स थी, उसका एडमिशन उसने कैंसिल करवा दिया वहां पहुंच के, और किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। और मजे की बात, ये गया था मैनेजमेंट पढ़ने, वहां पर इसने कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और फोर्ज डिग्री बनवा ली, सर्टिफिकेट, कि ये इंस्टीट्यूट ने 2 साल बाद एक्नॉलेज कर दिया कि मैंने इनसे पढ़ा है, और ये और वो। और इस दौरान वो 2 जगह जॉब्स कर रहा था, 20 आवर्स ईच। अब मजे की बात ये कि बड़ा, यूके के लॉस कभी पढ़िएगा, मुझे बहुत मजा आता है। एवरी नाउ एंड देन मैं उनके लॉस पढ़ता हूं, तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं कि यार हम मुसलमान हैं कि ये मुसलमान है? मतलब जिसकी हम बात करते हैं ना, प्योर इंसानियत, वो उनके लॉज में मौजूद है सर, कानून। और फिर लॉ प्रिवेल करता है, कानून की बालादस्ती है सर, फॉलो। कानून बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कानून अप्लाई करना बड़ा जबरदस्त है। तो यूके में हर किस्म का लॉ मौजूद है। वहां पे ये लॉ है कि एक फर्म को अगर ये पता हो कि इसका एम्प्लॉय वहां जॉब करता है और उसके वर्किंग आवर्स वहां पूरे हो रहे हैं, और उसके बाद इसको यहाँ पर एम्प्लॉय दे दे, तो ना सिर्फ वो वर्कर बल्कि वो बिजनेस भी गिल्टी है, डिस्पाइट नोइंग इट। तो वर्कर को डिस्क्लोज, अगर वर्कर ने डिस्क्लोज किया है और मैं फिर भी इसको अपने पास रख लूं, तो मैं भी कानून तोड़ रहा हूँ खास तौर पे। तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो उन्होंने उसको पकड़ा और वो कॉन्फिस्केट किया कि भाई, कन्फेस करवाया कि बताओ कि तुम यहाँ पे जॉब कर रहे थे, इसके अलावा और कहाँ जॉब कर रहे थे? उसने बताया मैं वहां जॉब कर रहा था। तो बोला इनके पास कितने घंटे काम कर रहे थे? तो बोला मैं इनके पास 20 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट पे था। बोला उनके पास कितने घंटे पे था? तो बोला मैं उनके पास भी 20 आवर्स पे था। तो बोला आपको लीगली तो 20 आवर्स अलाउड है? तो कह रहा है हाँ, मैं लीगली एक ऑर्गेनाइजेशन के पास तो 20 आवर्स ही काम कर रहा था। वो उसमें उनके कानून में लूप होल ढूंढ रहा है। उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउड है। आप चाहे 1 घंटा एक ऑर्गेनाइजेशन को दो, तो 20 ऑर्गेनाइजेशन अलाउड है आपको। और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को 20 घंटे दे रहे हो, तो आप, ऐसा नहीं है कि 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को 20-20 घंटे दे दोगे, दैट्स नॉट लीग। तो सर बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ने तो बाकायदा पार्ट टाइम के वर्किंग आवर्स भी डिफाइन किए हुए हैं कि ये आवर्स होने चाहिए पार्ट टाइम के। तो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स फुल टाइम घंटों से, आवर्स आवर्स से कम होते हैं। अब इसमें हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो, तकरीबन पिछले 10-12-15 साल में दुनिया भर में एब्सोल्यूट इनसेन लेवल पे पहुंच चुका है। दैट इज फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट। आपको मैं मजे की बात बताऊं, उसी वीडियो में कॉट इन द एक्ट में जब आखिरी में ज्यूरी अपना जजमेंट दे रही होती है, वो पाकिस्तानी इस करा मुल्तान का स्टूडेंट जो है, मुल्तान का बॉय, वो बाकायदा मतलब है ना, ज्यूरी से पूछता है मासूम बन के ना, बहुत मासूम बन के, कि अच्छा आप मुझे सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे डिपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं वहां जाके एक दफा दोबारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके स्टूडेंट वीजा लेकर आ सकता हूँ? क्या था, मासूम सवाल था ना। तो जज उसको कहता है कि आई विल कंसिडर दिस एज अ बिल्कुल। हाँ, शायन कह रहा है नन्ना काका, बिल्कुल 100%। शायन नन्ना काका ही है वो। मासूम सवाल, वो कह रहे थे मैं अपनी जनरल जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान वापस जाऊं और फिर एक दफा अपना प्रोसेस करवाऊं। तो जज ने बोला मैं इन अ गुड फेथ के आपको जवाब देना चाहूंगा
कि आप भूल जाएं ऐसा कुछ होगा, आप भूल जाएं कि आपने जो यहाँ पे स्टूडेंट लॉस की धज्जियां उड़ाई हैं और वायलेशन की हैं। तो उसने बोला अच्छा अगर मैं इस साल नहीं आ सका तो क्या मैं अगले साल आ सकता हूं? तो जज ने बोला भाई वैसे तो ये बहुत रेयरिटी है कि आप 10 साल में भी नहीं आ सकते। आ जाएं वो एक अलग केस है, और कैसे आ जाएं और क्या नसीब खुल जाए आपके। तो उसी वीडियो में एंड में जज की जब वो आखिरी में सब कुछ हो जाता है, ट्रायल रूम से बाहर आ जाते हैं, तो जज जो है वो अपना वो वर्डिक्ट दे रहा होता है। तो कह रहा होता है दिस हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग कॉम्बैटिंग इन यूके सिंस पास्ट 5-10 years, स्पेशली, बोला वर्ड लेके, स्पेशली when the firms businesses are also offering flexi time contracts। और वहीं उन्होंने देखो, मुझे याद आज रिकॉल हो रहा है पूरा मैप, वो वर्ड टू वर्ड रिकॉल हो रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स, they have the importance of these contracts have significantly increased, and as per the latest data, 2024 की वीडियो है तो 2024 की बात होगी। एज पर द लेटेस्ट डाटा, ये 2024 के बता रहे हैं कि कहने के एज पर द डाटा, हमारे डाटा के अकॉर्डिंग पूरे इंग्लैंड में 9,26,000 के करीब वर्कर्स फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे रजिस्टर्ड हैं। 9,26,000 एम्प्लॉइज फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे रजिस्टर्ड हैं। और जब मैंने इस डाटा को थोड़ा सा ऑब्जर्व करवाया था, क्रॉस चेक करवाया था, तो पता ही चला था कि भाई दिस वॉज हार्डली 61,000 इन 2013। 2013 में ये मुश्किल से 61,000 था। तो आप यू कैन इमेजिन द ग्रोथ, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स, 15 टाइम्स, 15 टाइम्स, 10 साल 11 साल के अंदर 15 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सी टाइम के बढ़े हैं। तो सर फ्लेक्सी टाइम में होता क्या है? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स that allows staff to be called in at times most convenient to employers। Example, busy times of the day, flexi time। ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर को ये लिबर्टी दे देता है कि मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगा, आपको आना पड़ेगा। फ्लेक्सी टाइम है ना भाई, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुलाऊंगा। तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत ही अपने बिजी टाइम्स पे पड़ेगी। वीकेंड पे बुला लिया फ्लेक्सी टाइम, दिन के पीक आवर में बुला लिया। ऑर्गेनाइजेशन को बताए मिसाल के तौर पे सुबह 10 से दोपहर 2, ये 4 घंटे एब्सोल्यूट पीक होते हैं हमारे। बुला लिया भाई, फ्लेक्सी टाइम आ जाओ, ये टाइम है आपका फ्लेक्सी टाइम। या नहीं भी पता ना, तो जब हमें जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट की सबसे जबरदस्त, इसका सबसे जबरदस्त यूज एविएशन में होता है। एविएशन में मेरे दो फ्रेंड्स सिविल एविएशन अथॉरिटी, सिविल एविएशन के एम्प्लॉयज हैं, और उनमें से एक तो परमानेंट है, फुल टाइम है, दूसरा फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट पर है। मतलब कभी अगर हमें उसके साथ बैठना होता है या बातचीत करनी होती है या कोई भी मुलाकात करनी है, तो हमें पहले उससे पूछना पड़ता है कि भाई तेरी ड्यूटी किस दिन है, कब है। तो वो बता देता है कि भाई परसों मेरी ड्यूटी के ये आवर्स हैं, कल छुट्टी है, या कल ये आवर्स हैं, परसों छुट्टी है। तो उसको 2-3 दिन पहले बता दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि भाई आपका ये हिसाब किताब है, अब अंडरस्टैंड करना।
और जो एयरपोर्ट है उनको भी तो पहले से पता है ना, फ्लाइट्स पहले से प्लान्ड होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि अचानक से पायलट नींद में से उठा, अरे चलो चलो पैसेंजर बैठो कराची जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। फ्लाइट्स तो बहुत पहले से प्लान्ड होती हैं, स्केड्यूल्ड होती हैं महीने महीने से। तो सिविल एविएशन कराची, अगर मैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर लूं, तो उनको भी तो पता है ना कि वेनसडे 2 नवंबर को, ट्यूसडे 2 नवंबर को 10 बजे रात में कितनी फ्लाइट्स उतरनी है। 10 बजे से 12 बजे तक अगर मिसाल के तौर पे 5 फ्लाइट्स उतरनी है, 6 फ्लाइट्स उतरनी है, 10 फ्लाइट्स उतरनी है इस 2-3 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो सिविल एविएशन वालों को भी पता है कि सर ये होगा बिजी टाइम, बिजी आवर, तो फ्लेक्सी टाइम बुला लो, आओ भाई आओ काम करना है। हर वक्त थोड़ी फ्लाइट्स उतर रही होंगी, तो उनके पास तो स्केड्यूल है ना। फ्लेक्सी टाइम में उनको ये फायदा हो जाता है कि दे कैन कॉल वर्कर्स एज पर देयर नीड। अब यहाँ पे स्टूडेंट के दो सवाल आते हैं। सर कोई वर्कर फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा जब उसको ये एक 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 ये बाउंडिंग हो जाएगी ना कि मुझे जब बुलाया जाएगा मुझे जाना पड़ेगा। जब फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स आवर्स नहीं है, मिनिमम आवर्स नहीं है, मिनिमम आवर्स नहीं है, जीरो वर्किंग आवर्स, इसको इसको हमें ना जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं आपसे 0 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बस जब जरूरत पड़ेगी बुला लूंगा। हो सकता है किसी हफ्ते ना बुलाऊं, हो सकता है किसी महीने ना बुलाऊं, लेकिन जब बुलाऊंगा एक तो आना पड़ेगा, दूसरा रेट डबल होगा। आमतौर पे, गारंटी नहीं है, पत्थर पे लकीर नहीं है, लेकिन आमतौर पे दुनिया भर में फ्लेक्सी टाइम का कॉन्ट्रैक्ट रेट डबल होता है। तो वर्कर को ये होता है कि चलो यार अगर मैं 10 घंटे का काम करूंगा ना तो मुझे 20 घंटे के पैसे मिल जाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इससे 10 घंटे में 25 घंटे का काम करवा लेंगे हम। ये दोनों तरफ का गेन है। वर्कर कहता है अरे यार बेहतरीन है, 10 घंटे काम करके 20 घंटे के पैसे मिल जाएंगे, 20 घंटे काम करके 40 घंटे के पैसे मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन बोलती है तुम 20 घंटे आओ, मैं तुमसे 20 घंटे में 50 घंटे का काम करवाऊंगी। मैनेजमेंट ये सोच के बैठी हुई होती है। एंड दिस हैपेंस। तो सर फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट पूरी दुनिया में बहुत धमाल है इसकी। इसके बाद हमारे पास एक और बड़ा इवॉल्विंग टर्म है, जॉब शेयरिंग। बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है ये भी। इससे मतलब दीज आर नॉट सो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत पुराने कॉन्सेप्ट्स नहीं है सर। जॉब शेयरिंग वेरी रीसेंट डेवलपमेंट, where two employees work part time to complete the work of one full time employee। एक फुल टाइम एम्प्लॉय का पूरा स्केड्यूल दो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के बीच बांट दिया जाता है। दो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज मिलके एक फुल टाइम एम्प्लॉय का काम कर दो। अच्छा मेरा आप लोगों से सवाल है, अभी बड़ा बड़ा जबरदस्त सवाल आने वाला है। हमजा, मरियम, साद, शायान, जरा ये बताएं ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिल रहा है इसमें। एक फुल टाइम एम्प्लॉय रख लो, दो पार्ट टाइम एम्प्लॉय रखो, एक ही तो बात है, काम तो वो दो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज एक फुल टाइम के बराबर वाले ही करके देंगे ना आपको। आपको क्या फायदा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है इसका? व्हाट डू यू गाइस थिंक, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है इसका? साथ कह रहा है पे डिफरेंस हो सकता है, तो साथ वहां एक एम्प्लॉय को पे देनी पड़ती है, यहां दो एम्प्लॉय को देनी पड़ रही है, तो हो सकता है वो दो मिलाकर एक ही हो। तो दो मिलाकर एक हो, टाइम कंजम्पशन डिफरेंस। हाँ, ये हुई ना बात। वेरी गुड सर, टाइम कंजम्पशन डिफरेंस बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। आप अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग टाइम में बुला सकते हो। ये एक बड़ा फायदा है भाई। सबसे बड़ा फायदा बता देता हूं, सबसे बड़ा फायदा,
एक फुल टाइम एम्प्लॉय ढूंढना मुश्किल है, उसके मुकाबले दो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज मिल जाएंगे आपको। ये बात बता दूं मैं आपको। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, फोकस कीजिएगा, सुनिएगा। अभी आपको एग्जाम्पल देता हूं जॉब शेयरिंग की, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल। 2 months back, 2 months back, one of my friends, one of my managerial friend, uh, in a growing school. It's a still a small setup, बट ग्रोइंग सेटअप है, और उनका अपना सेटअप है, तो मुझे बड़ा रिगार्ड करते हैं। तो वन ऑफ द मैनेजरियल पर्सन कॉल्ड मी एंड सेड, सर वो ओनर ने कहा है कि सर अम्मार को रिक्वेस्ट करो कि हमें जो है वो इस्लामियात के लिए एक फुल टाइम टीचर रिकमेंड कर दें। हमारे O2 के कुछ शूज चल रहे हैं, तो आप हमें इस्लामियात के एक फुल टाइम टीचर रिकमेंड कर दीजिए। आप बहुत गौर से सुनिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने उनसे ये पूछा, हम तो, मुझे पता है तुम कहाँ जाना चाह रहे हो, नहीं नहीं वहां नहीं जा रहे, हम वहां वहां नहीं जा रहे, लेट इट बी, लेट इट बी। हम, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई फुल टाइम टाइम ड्यूरेशन क्या है फुल टाइम का, सुन लीजिएगा। तो उन्होंने बताया, सर मॉर्निंग 7:45 to 2 PM, 2 बजे हमारे और स्टाफ का, टीचिंग स्टाफ का ऑफ हो जाता है, सपोर्टिंग और एडमिन स्टाफ 3 बजे तक होता है स्कूल में, 2 बजे टीचर्स का ऑफ हो जाता है, 7:45 to 2। और मैंने कहा भाई आप क्या पे ऑफर कर रहे हो? तो उन्होंने कहा सर हम जो है वो फुल टाइम के लिए 65,000, मैक्सिमम 70,000 ऑफर करेंगे। दो सेक्शंस हैं, सीनियर टूज के, और दो सेक्शंस हैं सीनियर 1 के। अब अंडरस्टैंड करना है इस बात को। तो मैंने थोड़े से मैसेजेस चलाना, जाहिर से कांटेक्ट में फेंका, जरा पता पता किया। मैंने कहा चलो, अल्लाह मुझे जरिया बना रहा है, किसी को मेरे उससे अगर कनेक्शन मिल जाए तो इनको रिसोर्स मिल जाएगा, उसको अर्निंग मिल जाएगी, दोनों मुझे दुआएं देंगे, मुझे क्या करना है बीच में। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स चलाए और चेकआउट किया, तो एक इशू ये आ रहा था कि सब कोई अच्छे जो रिलायबल, जिनको हर किसी को तो मैं नहीं रिकमेंड कर दूंगा ना कि भाई इसको रख लो, ये जिनको मैं जानता हूँ, जिनका ट्रस्ट है, पता है कि नहीं यार ये अच्छा है, अगर मैं इनको आगे रिकमेंड कर रहा हूँ तो ये कम से कम मेरे फेस का एहतराम करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैंने उनको कंसेंट फॉरवर्ड करना शुरू किया। तो सबका ये एक इशू आया कि सर हम कहीं ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ किसी का 1 घंटे का कमिटमेंट है रोज का, किसी का 2 घंटे का कमिटमेंट है रोज का। एक बड़ा अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा मेरा स्टूडेंट है, सामने पढ़ा है, तो उसने बोला कि सर अमार भाई मेरा जो है वो हफ्ते के 12 घंटे का कमिटमेंट है सोफा सेवियर पे, तो मेरा इशू है ये। और मैंने फिर उनके ओनर को पर्सनली कॉल की, मैंने कहा भाई वो एडमिन की कॉल आई थी इस तरीके से, ये है, तो ये बताएं कि अगर मैं आपको एक फुल टाइम की जगह दो पार्ट टाइम टीचर दे दूं, तो आप उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, उनका सिलेबस उन्हीं के सामने बैठ के डिवाइड करवा दीजिएगा। इस्लामियात में ये एक एडवांटेज है कि हमारा सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है, पेपर 1 और पेपर 2 में, तो आप अलग अलग करवा दीजिएगा उनसे, या आप सीनियर 1 की क्लास अलग पढ़वा ले, सीनियर 2 की क्लास अलग पढ़वा ले। तो ने कहा अमार भाई देखो भाई हमारा बजट है ये, और हम ज्यादा मैनेजरियल हैसल लेना नहीं चाहते, एक टीचर आएगा सुकून से पढ़ा ले, वो फुल टाइम अवेलेबल होगा तो अच्छा है। मैंने कहा भाई बुला लो, बच्चे दोनों अच्छे हैं, दोनों की कमिटमेंट्स है, तो उनकी कमिटमेंट्स अलग अलग टाइमों पर हैं, वो ऑपोजिट टाइम अवेलेबल हैं, आपको एट अ टाइम ऑर्गेनाइजेशन में एक इस्लामियत का टीचर तो अवेलेबल ही होगा। उन्होंने कहा जबरदस्त हो गया, अंडरस्टैंड करना है इस बात को। मैंने दोनों को भिजवा दिया। अब मजे की बात यह कि उनकी माइंड में ये भी था, ये तक भी था कि क्योंकि हम फुल टाइम उठाएंगे ना इस्लामियत के टीचर, तो हम शायद अगर कुछ इश्यूज आ रहे होंगे तो कोई एक दिन उनका ऑफ करवा देंगे कि यार आप 5 दिन नहीं, आप 4 दिन आ जाओ हमारे पास। लेकिन उन्होंने उनको उन दोनों
वो टीचर से 5 डेज उनको मिल गए और अच्छे टाइम पे मिल गए। शायद मेरे ख्याल से एक एक टीचर जो है मॉर्निंग 8:30 टू 10:30, और दूसरे टीचर 10:30 या 11 to 2 का टाइम दिया हुआ है। तो दोनों टाइम में टीचर्स अवेलेबल है। और मजे की बात, ऑर्गेनाइजेशन ने एक तो देखो फुल टाइम में अवेलेबल नहीं था, दो पार्ट टाइम वर्कर्स अवेलेबल हो गए, दोनों ने शेयरिंग कर ली। सिलेबस बैठ के पहले दिन ही डिसाइड कर लिया कि इस तरीके से ये मेरा है, ये तुम्हारा है। मैं तुम्हारे डोमेन में नहीं, तुम मेरे डोमेन में नहीं, दोनों अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ये हुआ कि एक तो उन्हें फुल टाइम के बराबर का एम्प्लॉय मिल गए, दो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट सेव हो गई। और मुझे मुझे एज पर माय नॉलेज दे बोथ वर हायर्ड एंड दो बोथ अग्रीड फॉर इट, जबकि मैंने उनको बता दिया था कि वे ऑर्गेनाइजेशन का फुल टाइम का ये बजट है, अब आप अपना खुद डिस्कस कर लेना। पैसों में मैं बीच में नहीं आऊंगा, इट्स यू बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द यू द टीचर। तो मुझे पता चला कि भाई, बाद में पता चला कि शायद 28,000 ईच एम्प्लॉय को हायर किया इन्होंने, तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कॉस्ट बचा ली और उन्हें अब बेनिफिट फुल टाइम एम्प्लॉय वाला ही मिल रहा है। उनके लिए ये एडवांटेज था कि उनका जो स्पेयर टाइम था वो यूटिलाइज हो गया, उन्हें एक एफिलिएशन मिल गई, एक नया होराइजन ओपन हो गया उनके लिए। तो जॉब शेयरिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई आज के दौर का। दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज बिकमिंग वेरी कॉमन। इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है होम वर्किंग का। वंस अगेन कोविड के बाद से ये बहुत कॉमन हो गया, जिसको हम वर्क फ्रॉम होम, WFH भी कहते हैं, है ना। एक टाइम भाई, एक टाइम तो पिछले साल या 2 साल पहले या इवन आज भी, ये मैं बता दूं, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लेक्स इन दीज डेज। आई वर्क फ्रॉम होम, IWFH है क्या, व्हाट द हेल, नहीं 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 नहीं, WFH मींस वर्क फ्रॉम होम। तो भाई ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिंग है, वर्कर्स डोंट नीड टू ट्रेवल टू वर्क प्लेस, वर्क प्लेस तक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। इसको रिमोट वर्क भी कहते हैं, रिमोट, अपनी जगह से बैठ के काम करो। दुनिया भर में रिमोट वर्क, वर्क फ्रॉम होम, होम वर्किंग इतना कॉमन यूज होता जा रहा है, खास तौर पे मल्टीनेशनल्स जो कि हाई वेजेस एंड सैलरीज वाली कंट्रीज में लोकेटेड हैं। उन्होंने बहुत सारे काम रिमोट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में ट्रांसफर कर दिए हैं, यहां बैठ के करो। अभी रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड, बहुत टाइम बाद उससे बैठ के बातचीत हुई, लास्ट से लास्ट वीकेंड पे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बहुत 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 टाइम बाद, 2 ढाई 3 साल बाद शायद हमारी मुलाकात हुई, हाल अहवाल हुआ, तो मैंने उससे सारा पूछा, मैंने कहा कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। और एट वन टाइम मुझे ये याद आ रहा था, मैंने उससे पूछा, मैं एट वन टाइम भाई यू वर ट्राइंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग टू गो अब्रॉड, तो उसका क्या सीन है, तुम अभी तक यहीं हो पाकिस्तान में, तो क्या फोकस, क्या है, क्या ऐसी डेवलपमेंट हुई। तो मुझे बताने लगा, कहने लगा यार मैंने फला 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 ये सर्टिफिकेशंस की हुई थी, और मैं मुस्तकिल यूएस के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि यूएस के लिए मुझे या तो वर्क परमिट वहां से कोई कंपनी मुझे अक्वायर करे तो मुझे यहाँ पे वर्क वीजा भेजेगा ना, तो फिर मैं जाऊं। और स्टडी वीजा तो मुझे चाहिए नहीं था, मेरा डिप्लोमा और ग्रेजुएशन तो सारे हुए हुए थे। तो कहने लगा मैं ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता रहता था, लिंक्डइन के थ्रू और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूएस में अप्लाई करता रहता था। 3 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ने उससे कांटेक्ट किया और कहा कि हम आपको एम्प्लॉय तो रखना चाहते हैं, लेकिन इन पाकिस्तान आप अपनी जगह से बैठ के काम करें, हम आपसे ये JD है, हमें आपसे ये चीजें चाहिए, आप रिमोट काम कर लो, वर्क फ्रॉम होम। अच्छा मजे की बात, उसमें एक एम्प्लॉय के बाद एक एडवांटेज ये भी है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क फ्रॉम होम स्पेसिफिक टाइम पर होता है,
कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्रॉम होम स्पेसिफिक टाइम है, ऑर्गेनाइजेशन बता देगा भाई आपने अपने लैपटॉप पे लॉगिन करना है इस टाइम पर, और आपका डे खत्म होगा इस टाइम पे बस। लेकिन फर्क ये है कि आपको ऑल द वे ट्रैवल करके नहीं आना पड़ा, ना आपको कंट्री छोड़ के जाना है, ना आपको घर छोड़ के जाना है। घर पे बैठ के काम करो, और कहीं और कोई आउटसोर्स आउटडोर का वो है ऑफिस आपने अपने लिए बनाया हुआ है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास रिमोट काम करो। तो उस पे उसने बताया कि भाई मुझे तो मेरा मंथली जो है रोस्टर आ जाता है, और उस पे टारगेट्स होते हैं और सारी चीजें होती हैं, और वो मेरे ऊपर है कि मैं एक ही दिन में बैठ के पूरा कर दूं या पूरा महीना करूं काम। तो मुझे बताने लगा भाई मैं तो वर्क फ्रॉम होम रिमोट काम कर रहा हूँ एट एट अ सैलरी ऑफ $2,800। कह रहा $2,200 पे मेरा फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है। अब अंडरस्टैंड करना, व्हेन आई इंक्वायर्ड अबाउट सच अ एम्प्लॉय इन यूएस, अरे यूएस में भी बहुत डिफरेंस है वेजेस एंड सैलरीज का। बहरहाल मैंने उसका टैक्सेस का पता करवाया, तो पता चला ऐसा एम्प्लॉय इनको टैक्सेस में उस ऑर्गेनाइजेशन को तकरीबन $5,500 से $6,000 का पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन ने होम वर्किंग से आधे पैसे बचा लिए ना अपने, और ये यहाँ घर बैठ के इसको पैसे मिलते, तो होम वर्किंग ये भी बहुत कॉमन हो गया है। और आखिरी चीज है हमारे पास शिफ्ट वर्किंग। आपको आपको ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, गैस स्टेशंस पे, सर्विस स्टेशंस पे आ, आपको ये शिफ्ट्स मिलेंगी। मेरी शिफ्ट का पुलिस स्टेशन में ये, इवन गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, शिफ्ट वर्किंग उन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कॉमन है जहां 24/7 काम होता है। 24/7 जहां काम होता है वहां शिफ्ट्स चलती हैं। जो इवन प्रोडक्शन फैक्ट्रीज होती हैं वहां 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं, 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट्स होती हैं। तो सर शिफ्ट वर्किंग ये पुराना कॉन्टेक्स्ट है, ये बहुत टाइम से दुनिया में मौजूद है, इसका नए कॉन्टेक्स्ट नए वर्ल्ड से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन ये आज के दौर में भी बहुत कॉमनली यूज होता है। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर?